दोस्तों नमस्कार। भारत सरकार द्वारा किसानों की आय को दुगना करने और भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था में प्रासंगिक और प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए बहुत सारे नीतिगत परिवर्तन किए जा रहे हैं। और पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं विगत सालों में कि बहुत सारी घोषणाएं की गई और बजट में बहुत बड़े बड़े प्रावधान किए गए हैं, लेकिन अभी भी उनके परिणाम वैसे नहीं आ रहे हैं। तो अभी पिछले बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ये निर्णय लिया कि देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए अगले 5 वर्षों में 2 लाख नई प्राथमिक कृषि ऋण समितियां पैक्स और डेयरी मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना की जाएगी। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे जो नीतिकार हैं वो बहुत ईमानदारी के साथ ये कोशिश कर रहे हैं, पर दिशा सही न होने के कारण उसके परिणाम उस तरह से नहीं आ रहे हैं। पिछले सालों में भारत सरकार ने 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाने की घोषणा की और वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन गठित हो गए हैं और वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। इसी तरह भारत सरकार ने पिछले ही दिनों 3 राष्ट्रीय स्तर की बहुराज्यीय कोऑपरेटिव बनाने का निर्णय लिया गया और जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको जो बिजनेस बिल्ड करने में मदद करते हैं, CBBO क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उनको भी स्ट्रेंथन करने के लिए एक कमेटी कृषि मंत्रालय द्वारा गठित की गई है। तो ये सब प्रयास ये दिखाते हैं कि निश्चित ही हमारी सरकार सही दिशा में कदम उठा रही है, पर इसके किस तरह से लाभदायक परिणाम निकाले जा सकते हैं। तो हम जानते हैं, सबसे पहले हम समस्या को समझें कि समस्या क्या है। खेती में हमारे यहाँ जो खेती में मुख्य समस्या है वो है उत्तराधिकार का कानून, कि जब भूमि स्वामी की मृत्यु होती है तब उसकी ज़मीन उसके जो वैध उत्तराधिकारी हैं उनके बीच में बढ़ जाती है और ये हर साल बढ़ती जा रही है। और अभी आप देखें कि जो हमारे यहाँ लगभग 0.5 हेक्टर एवरेज लैंड होल्डिंग का अनुमान है। तो ये जो छोटी लैंड होल्डिंग है, इसके साथ बाज़ार में जब काम किया जाता है तो बहुत मुश्किलें होती हैं, क्योंकि कमोडिटी बाज़ार के जो मुख्य घटक हैं उसमें 3 लोग हैं, होलसेलर, प्रोसेसर और एक्सपोर्टर। और इनकी 3 मुख्य शर्तें होती हैं: ह्यूज क्वांटिटी, सेम क्वालिटी और कॉम्पिटिटिव प्राइस। अब ये जो छोटे किसान हैं इनके पास ना क्वांटिटी होती है ना इनकी क्वालिटी एक जैसी होती है, चूँकि ये कृषि आदान भी अलग अलग खरीदते हैं और इनका वॉल्यूम छोटा होता है तो इन्हें सप्लाई चेन में आखिरी आदमी से खरीदना पड़ता है, तो ये कॉम्पिटिटिव प्राइस पे बेच भी नहीं पाते हैं। तो इसीलिए एक मध्यस्थों की लंबी श्रृंखला तैयार हो जाती है और यही खेती में एक दुष्चक्र का निर्माण करती है। और इस बात को हमारे नीतिकार बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि उत्तराधिकार का कानून तो नहीं बदला जा सकता है, पर यदि किसानों को संगठित किया जाए और वो एक जैसे तरीके से खेती करें तो ये जो बाजार के 3 मूलभूत नियम हैं, क्वांटिटी, क्वालिटी और कॉम्पिटिटिव प्राइस, उनकी पूर्ति की जा सकती है और किसानों की आय को बढ़ाया जा सकता है, कृषि को लाभदायक बनाया जा सकता है। इसीलिए 10,000 FPO बनाए जा रहे हैं, 2 लाख और कोऑपरेटिव बनाए जा रहे हैं और ये इसी तरह की व्यवस्था है। देखिए, हम जानते हैं कि कोऑपरेटिव का शुरुआत इंग्लैंड में 1844 में रेसडेल पायनियर्स ने लंकाशायर में किया था, क्योंकि वहाँ खाद्यान्न की दिक्कत थी और जो गरीब लोग थे उनको अच्छी क्वालिटी का भोजन नहीं मिलता था और भोजन खराब हो जाता था। तो इसके लिए उनने एक तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी गठित की और लोगों को भोजन पहुंचाने में मदद शुरू की। हमारे देश में 1905 में कर्नाटक में पहली कोऑपरेटिव सोसाइटी गठित की गई थी और आज अगर हम देखें तो हमारे देश में 17 राष्ट्रीय सहकारी समितियां, 390 राज्य स्तरीय संघ, 2,705 जिला संघ और 99,000 पैक्स बने हुए हैं
और इन 99,000 पैक्स में से करीब 63,000 पैक्स काम कर रहे हैं, एक्टिव है। अगर हम इनकी सदस्य संख्या देखें तो ये लगभग 13 करोड़ के लगभग है, और इसमें लगभग 1.5 करोड़ सदस्य संख्या ऐसी है जिसमें 1,99,142 प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियां हैं, 25,297 प्राथमिक मत्स्य सहकारी समितियां हैं जिनमें लगभग 38 लाख सदस्य हैं, और अभी 1.6 लाख पंचायतें ऐसी हैं जहां कोई पैक्स नहीं है, और 2 लाख से अधिक पंचायतें ऐसी हैं जहां डेयरी की समिति नहीं है। इसीलिए सरकार ने 2 लाख और नई समितियों के गठन का निर्णय लिया है। तो ये एक मैसिव ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने की बात है, और ऑलरेडी बहुत सारा क्रिएटेड है। पर यहाँ समस्या ये है कि ये जो कोऑपरेटिव्स हैं, चाहे वो नेशनल लेवल के कोऑपरेटिव हों और या राज्य स्तरीय कोऑपरेटिव हों या ग्राम स्तरीय कोऑपरेटिव हों, ये ज़्यादातर जो हैं वो सरकारी संरक्षण में ही काम करते हैं और मोनोपोली में काम करते हैं, क्योंकि सरकार ने व्यापार के नियम ऐसे बना रखे हैं, और वो बाज़ार में प्राइवेट सेक्टर से प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं। इसी कारण वो कमज़ोर भी हैं। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि यदि ये व्यावसायिक संगठन हैं तो इन्हें दूसरे प्राइवेट सेक्टर जैसे संगठनों जैसे प्रतिस्पर्धा में काम करना चाहिए। जैसे अभी जो सबसे सफल कोऑपरेटिव्स हैं उसमें अमूल का नाम पहले आता है, फिर हॉपकॉम है, इंडियन कॉफ़ी हाउस है, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड इफ़को है, क्रिब्को है, और इसके अलावा और बहुत सारे संगठन हैं 10-12 जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जिनका टर्नओवर भी बहुत बड़ा है, मल्टीनेशनल कंपनियों से भी ज़्यादा है। इसी तरह जो हमारे यहाँ दूसरे फेडरेशन हैं या जैसे राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समितियाँ, राष्ट्रीय सहकारी भूमि विकास बैंक संघ, नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ लिमिटेड, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव लिमिटेड, राष्ट्रीय सहकारी आवास संघ लिमिटेड, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, अखिल भारतीय औद्योगिक सहकारी बैंक संघ लिमिटेड, नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, राष्ट्रीय भारी इंजीनियरिंग सहकारी लिमिटेड, अखिल भारतीय हथकरघा कपड़ा विपणन सहकारी समिति लिमिटेड, नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड, कृषक भारती कोऑपरेटिव, मछुआरा सहकारी लिमिटेड, नेशनल फेडरेशन ऑफ लेबर कोऑपरेटिव और सहकारी तंबाकू उत्पादक संघ लिमिटेड, और जो है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब इनके कामकाज को अगर हम देखें तो इसमें जो मैनेजमेंट होता है, जो स्टाफ होता है, वो सरकारी विभागों से आता है, और इसके जो डायरेक्टर होते हैं वो नीचे से जो छोटे पैक्स हैं कोऑपरेटिव्स और राज्य हैं उनसे चुन के आते हैं और वो नामांकित किए जाते हैं। तो जब नामांकित डायरेक्टर्स हैं और स्टाफ अलग सिस्टम से आ रहा है जिनके ऊपर इन संस्थाओं का ज़्यादातर नियंत्रण नहीं होता है, तो ये बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाते हैं और इनमें तालमेल भी नहीं बन पाता है। चूँकि ये जैसे मैंने आपसे कहा मोनोपोली में काम करते हैं, इसीलिए ये संस्थाएं अभी तक काम कर रही हैं और भारत सरकार इनमें हमेशा पैसा बजट से पंप करती है ताकि इनके घाटे को कम किया जा सके। तो अगर सरकार इसी तरह कोऑपरेटिव मूवमेंट चलाना चाहती है जिसमें नॉमिनेशन की परंपरा हो और उनके स्टाफ पे उन सभी संस्थाओं का नियंत्रण नहीं हो, तो ये संभव नहीं है। तो सरकार को सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि वो इसको सरकारी संरक्षण से मुक्त करे और इसको सर्वाइवल इज़ द फिटेस्ट के रूप में काम करने दे। मार्केट में जो अच्छा काम करेगा वो ही बचेगा, जो काम नहीं करेगा वो नहीं बचेगा।
तो इससे उसमें क्षमता आएगी, वो अपने मैनेजमेंट को सुधारेंगे, अपने ओवरहेड खर्चों को सुधारेंगे और अपने बिजनेस मॉडल को वो ठीक करेंगे। दूसरी चीज़, जो सरकार जिन लोगों से राय लेती है या जिनकी समितियां बनाई जाती हैं, उनमें ज़्यादातर लोग वो होते हैं जो पहले एनजीओ का काम कर रहे थे और सोसाइटी में अवेयरनेस का काम कर रहे थे। जैसे पिछले सालों में सरकार ने 10,000 एफपीओ बनाने का निर्णय लिया और हर एफपीओ को एक बिजनेस डेवलपमेंट के लिए CBBO संस्था आवंटित की गई। अब ये संस्थाएं कौन हैं? हिस्टोरिकली अगर इन संस्थाओं को देखें तो पहले ये नाबार्ड के साथ मिलके ज़्यादातर किसानों के बीच में किसान क्लब बनाने का काम कर रहे थे और उन्हीं संस्थाओं को CBBO बना दिया। उनका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है और इसीलिए वो एफपीओज़ के बिजनेस को बढ़ा भी नहीं पा रहे हैं और ये भारत सरकार को भी समझ में आ रहा है। हर CBBO को लगभग 35 लाख रुपए प्रति एफपीओ कंसल्टेंसी फीस दिए जाने का प्रावधान है और ये बहुत अधिक पैसा है। तो इसको अगर हम देखें कि ये कैसे हो सकता है, तो अभी जो कमेटियां गठित की हैं, चूँकि सरकार ने एक पृथक कोऑपरेटिव विभाग बना दिया है, जो वर्तमान गृह मंत्री जी ही सहकारी विभाग के मंत्री हैं, और इसको संचालित करने के लिए और इनके व्यापार को बढ़ाने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। और इसमें जो हैं विभिन्न जो अंतर मंत्रालय हैं उनके सदस्यों को लिया गया है, जिसमें मत्स्य, पशुपालन, डेयरी और नाबार्ड, NDDB के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और NFDB के सदस्यों को इसमें सदस्य बनाया गया है। और ये समिति राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर जो समितियों की परिकल्पना है उसको मूर्त रूप देगी और पैक्स के मॉडल को तैयार करेगी। भारत सरकार ने एक पैक्स के लिए एक मॉडल बायलॉज भी जारी किए हैं, जिसे राज्य सरकारों को अडॉप्ट करना है। कुछ जगह अडॉप्ट कर लिया है, कुछ जगह अडॉप्ट नहीं किया है। पैक्स के कामकाज में कोऑपरेटिव के कामकाज में लगभग 25 से अधिक गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है। इनमें डेयरी, मत्स्य पालन, गोदामों की स्थापना, खाद्यान्न की खरीदी, उर्वरक, बीज, LPG, CNG, पेट्रोल, डीजल वितरण, अल्पकालिक और दीर्घकालिक ऋण, कस्टम हायर सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर, उचित मूल्य की दुकानें, सामुदायिक सिंचाई, व्यवसाय संवाददाता गतिविधियां, कॉमन सर्विस सेंटर आदि शामिल हैं। अब इन कामों को करने के लिए भारत सरकार द्वारा कोई भी इस तरह की नीति या बजट में प्रावधान नहीं किया गया है कि इतनी बड़ी संख्या में जो एफपीओ और कोऑपरेटिव हैं इनको संचालित करने के लिए ट्रेंड स्टाफ कहाँ से आएगा, क्योंकि मार्केट में अभी कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई कॉलेज या मैनेजमेंट कॉलेज प्रोफेशनल्स इस तरह की तैयारी नहीं करते हैं और जो लोग MBA करते हैं या वो इस तरह की संस्थाओं में काम नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उनको वहाँ उनका पैकेज नहीं मिलता है। तो सबसे पहले तो भारत सरकार को दूसरा जो काम करना चाहिए कि इस तरह के ट्रेंड स्टाफ को तैयार करने के लिए उन्हें प्राइवेट सेक्टर से PPP मॉडल पर काम करना चाहिए और इस तरह के कोर्स डिज़ाइन करना चाहिए जो लोग एफपीओ और कोऑपरेटिव सेटअप में काम कर सकें, उनके रूल्स रेगुलेशन को जान सकें। दूसरे कि अभी बहुत सारे स्टार्टअप लगभग आप माने कि 15,000 से अधिक स्टार्टअप एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं और ये बिल्कुल नए मॉडल के साथ काम करते हैं। इनके पास नई तरह की टेक्नोलॉजी होती है और इनकी सोच है। इनके साथ इन एफपीओज और कोऑपरेटिव की साझेदारी किस तरह बढ़ाई जाए, इसकी पॉलिसी लाना बहुत आवश्यक है ताकि वो भी अपना काम सुगमता से कर सकें, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी अडॉप्शन का जो रेट है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत कम है और बहुत मुश्किल है, खर्चा बहुत है। कोई भी स्टार्टअप इतना खर्चा उठा के लंबे समय तक टेक्नोलॉजी अडॉप्शन के लिए एडवोकेसी ग्रामीण क्षेत्र में नहीं कर सकता है। वहाँ सरकार की भागीदारी की बहुत ज़रूरत है जो बहुत क्लोज होना चाहिए, जो अभी नहीं है। केवल 5G और स्मार्टफोन से कोई व्यवसाय निर्मित नहीं होंगे,
जब तक कि उस टेक्नोलॉजी को किस तरह यूज करके आमदनी को बढ़ाना है तो उसकी व्यवस्था ना हो। और जो आखिरी चीज़ है वो ये है कि अभी भी एग्रीकल्चर और ग्रामीण सेक्टर के जो रूल्स रेगुलेशन हैं उनमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस योजना के तहत बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं किए गए हैं। अभी भी जो रूल्स रेगुलेशन हैं वो 50 और 60 के दशक के ही हैं, और उसमें जो आधुनिक तकनीकी है, जो कंप्यूटराइजेशन है, ऑनलाइन है, आईओटी की सर्विसेज हैं, उसके कोई प्रावधान नहीं है। और इससे जो ग्राउंड लेवल पे बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे लाइसेंस लेना पड़ते हैं, और इसमें ब्यूरोक्रेसी और लाइसेंस राज्य की वजह से जो एंट्री बैरियर क्रिएट होते हैं, और इसका जो खर्चा होता है वो बहुत सारी संस्थाएं नहीं उठा पाती हैं, और वो चाहकर भी बड़े लेवल पे बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी अधिकांश जो नियम है वो जिला स्तर पर लाइसेंस लेने की व्यवस्था है, राज्य स्तर पर लाइसेंस लेने की व्यवस्था है। पूरे देश में एक ही लाइसेंस से काम करने की कोई भी व्यवस्था अभी तक कायम नहीं है, चाहे वो कृषि आधान बेचने की व्यवस्था हो, चाहे वो कृषि उत्पादन खरीद के उसको व्यवसाय करने की व्यवस्था हो। तो ये जो अभी भी जिला लेवल पर लाइसेंसिंग की व्यवस्था है, इसको जब तक बदला नहीं जाएगा और इसको टेक्नोलॉजी से रिलेवेंट नहीं किया जाएगा, तब तक ये बजट और इसके प्रावधान और कृषकों की आय दुगनी करने का जो हमारा स्वप्न है वो अधूरा ही रहेगा। तो हमारे नीतिकारों को ये समझना चाहिए, और सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, इन समितियों में जो सदस्य हैं, जो भारत सरकार को सलाह दे रहे हैं, उनको भी ये ग्राउंड रियलिटी को समझ के सलाह देना चाहिए, ताकि सही दिशा में नीतियां बनाई जा सकें, और जो पुराने लाइसेंस राज्य के कानून हैं उनको या तो समाप्त किया जाए या उनमें बदलाव अतिशीघ्र किया जाए, ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर में और भी नए स्टार्टअप आ सकें, नए लोग आ सकें, नए विचार के साथ आ सकें, ताकि वो नए नए मॉडल क्रिएट कर सकें। क्योंकि देखिए, डेवलपमेंट का कोई भी फार्मूला प्रिस्क्रिप्टिव नहीं होता है कि एक मॉडल किसी एक राज्य में अगर सफल हुआ है या एक क्षेत्र में सफल हुआ है तो वो प्रिस्क्रिप्शन के साथ पूरे देश में सफल हो जाएगा, ऐसा कहीं कभी नहीं होता है। क्योंकि हर स्थान की देशकाल परिस्थिति अलग होती है, और इसीलिए हमें ये सब्सक्रिप्शन मॉडल से हटके जो स्थानीय समस्याएं हैं और उनके क्या समाधान हो सकते हैं, उनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और जितनी जल्दी हम ये समझ जाएंगे उतनी जल्दी हम इन संसाधनों का फ़ायदा उठाएंगे, नहीं तो हम ये जो समय है इसको लूज कर देंगे, और ऐसी अपॉर्चुनिटी ज़िंदगी में दोबारा नहीं आएगी। मुझे उम्मीद है कि इस क्षेत्र के सभी स्टेक होल्डर्स मिलकर काम करेंगे और भारत सरकार का जो स्वप्न है उसको साकार करने में मदद करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।